माने मेंसिरिया में जो हाईलाइट आप करेंगे, मेंसिरिया के संदर्भ में जो प्रश्न आप हाईलाइट करेंगे डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो पहली बात क्या निकल के आई कि 12th सेंचुरी से पहले इसके कंसेप्ट ही नहीं था, ला में इसका कोई स्थान नहीं था। पहली बार 13वीं शताब्दी के बाद इसकी झलक मिलनी शुरू हुई फर्स्ट टाइम, जहां पे यह हुआ कि मना स्थिति को बचाव के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। इसी बीच रोमन लॉ का जब कंसेप्ट आया, डोलस एंड कल्पा, तो उसमें यह बात साफ कही गई कि जो मेंसिरिया है फर्स्ट टाइम 13th सेंचुरी में, कि मेंसिरिया को यानी डोलस को क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करते समय कंसीडर किया जाना चाहिए। मेंसिरिया को भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मेंसिरिया थी कि नहीं, दुराशय था कि नहीं। और इस सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में प्रमाणिक बल मिल गया, प्रोबेटिव फोर्स मिल गया इनको, और एक मान्यता मिल गई। साफ साफ शब्दों में बात बन गई, नो मेंसिरिया नो क्रिमिनल लायबिलिटी। जहां पे कोई दुराशय नहीं, वहां पे कोई दायित्व नहीं। अब जब मेंसिरिया की बात आई तो आगे चल करके इसको हमारी कोर्ट ने भी, न्यायपालिका ने भी इसमें मोहर लगाई, और पहला केस हो गया फाउलर बनाम पेजेट का, जिसमें ये बात कही दी गई कि मेंसिरिया प्लस एक्टसरिया यानी मानसिक स्थिति और उससे संबंधित कार्य अगर दोनों मिल गए तो क्रिमिनल लायबिलिटी को इंपोज कर दें, आपराधिक दायित्व बन गया। साफ साफ शब्दों में बात कह दी गई। ठीक है, हमने इसके बाद दोनों के तत्व की बात की, एक्टसरिया के क्या तत्व निकल के आए, मेंसिरिया के क्या तत्व निकल के आए। ठीक है, मेंसिरिया की जब बात आई, ये हुआ कि आईपीसी में कहीं भी इसको अस्पष्टता परिभाषित नहीं। यार, हेलो, हाँ नमस्ते भैया। हाँ बेटा, अभी बात हुई थी, हाँ अभी बात हुई थी भैया, 8:30 बजे की बात कर लीजिएगा। अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं ना बेटा। हाँ, अभी 8:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी तो बात कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो अब आईपीसी में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया, ये सवाल एक बन जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दुराशय कहाँ परिभाषित है। तो कोई धारा नहीं है, लेकिन दुराशय से संबंधित बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, जैसे 23 है, 24 है, 25 है, 26 है। इन सब में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आशय की झलक मिलती है, बैड इंटेंशन की झलक मिलती है। इसके बाद एक्टसरिया, इसमें भी 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। चर्चा इस पे भी कल हुई है, आपको याद भी होगा, एक केवल रिकॉल करा दे रहे हैं। फिजिकल एलिमेंट यानी एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो दिखाई पड़ने वाला हो। जैसे ए ने बी को मार दिया,
ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट होने चाहिए। दूसरा, जो भी कार्य किया गया हो या लोप हो, फॉरबिडन बाय लॉ, वो विधि द्वारा निषिद्ध होना चाहिए। तीसरा, और यह उस व्यक्ति की इच्छा से होना चाहिए, दबाव या धमकी के अधीन नहीं होना चाहिए। और चौथा, इसमें कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का कोई प्रश्न नहीं है, दोनों ही स्थितियों में ये उतना ही प्रभावी है। ये सब चर्चा हम किए थे, थोड़ा सा मन था कि इसका जो केस लॉ है उस पे हम उतनी चर्चा नहीं कर पाए थे। एक सवाल हमारा कभी कभी बनता है, तो अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और एक लायबिलिटी जो हमने कल बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दो बात करते हैं, एक वह कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब मेंथेरिया है किंतु क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। दूसरी स्थिति क्या बनी कि मेंथेरिया नहीं है किंतु क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो जो पहली परिस्थिति है कि मेंथेरिया है, दुराशय के साथ, दुराशय है किंतु कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। वो चार मामले हैं, पीटी केसेस, यानी छोटे मामले, तुच्छ मामले। दूसरा, जस्टिफाइड एक्ट, न्यायोचित मामले। तीसरा, एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी ऐसा कोई कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया हो। तीन बात हो गई। और ऐसा कोई कार्य जो लॉ के एक्सरसाइज में की गई हो या लीगल ड्यूटी के निर्वहन में की गई हो, वहां पे दुराशय होते हुए भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मामला जो हमने बताया वो कि क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, सॉरी, मेंथेरिया नहीं है किंतु क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो जाती है। पहला पहला एक लीडिंग केस हुआ था सिराज बनाम डी रूटजन में। जस्टिस राइट थे और इन्होंने कुछ एक्सेप्शन बताए मेंथेरिया के कि इन परिस्थितियों में मेंथेरिया का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे बाइगेमी, दुराशय की बात किया उन्होंने, बाइगेमी, पब्लिक न्यूसेंस की बात किया उन्होंने, पब्लिक मोरलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की, ड्रग्स की बात की, और उन परिस्थिति की बात की जहां पे मेंथेरिया को साबित करना कठिन हो गया। ये सारे एक्सेप्शन केवल सिराज वर्सेस डी रूटजन में किया गया। दूसरी परिस्थिति बनी इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर आपने विधि को इग्नोर किया है तो वहां मेंथेरिया आपको बचा नहीं पाएगी, मेंथेरिया का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और कहा भी गया है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। क्यों क्षम्य नहीं है? क्यों क्षम्य नहीं है? क्योंकि विधि इस बात की उद्धारणा करती है कि हर कोई व्यक्ति विधि को जानता है, जो प्रवृत्त है, जो प्रभावी है। ऐसी हर एवरी लॉ जो इन्फोर्स है उसको हर कोई जानता है। ठीक ना? प्रजुम्पशन, एवरीवन नोज द लॉ ऑफ द लैंड।
तीसरा पॉइंट है प्रिवेंटिव पर्पज। अगर कोई विधि प्रिवेंटिव पर्पज के लिए बनाई गई है तो आपको उसको वैसे ही मानना होगा, उसमें मेंसिरिया का कोई रोल नहीं होगा। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं हैं 399 एंड 402। दोनों में ही भी आप केवल सदस्य बन जाते हैं, एक डकैती की एक चोरी। चोरों की टोली का सदस्य होना, डकैतों की टोली का सदस्य। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के संदर्भ में जो भी लॉ बने हैं वहां पे भी मेंसिरिया का कोई रोल नहीं, एक एक्सेप्शन ये भी है। और अंत में इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट, जैसे SC/ST एक्ट। तो जो सिविल राइट के इन्फोर्समेंट में जितने भी लॉज बने हैं उनके बचाव के लिए आप मेंसिरिया का सहारा नहीं ले सकते। तो ये दोनों महत्वपूर्ण यूनिट प्री मेंस दोनों को बनते हैं, ये जो है आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ केस की चर्चा तो कल हो गई थी जहां जहां जिसका उपयोग था, लेकिन उसकी लिस्टिंग करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण लीडिंग केस की चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ केस हैं, केस की कमी नहीं है डॉक्टर नाथ मेंसिरिया के संदर्भ में, लेकिन अक्सर जिसपे कोई न कोई प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है या जो किसी सिद्धांत को विकसित किए हैं, मैं उन महत्वपूर्ण केस की चर्चा कर ले रहा हूं, इसको नोटिस में रख लीजिएगा। बाकी जहां पे आप इसको लिखेंगे और भी जो अदर इंपॉर्टेंट केसेस हैं वहां पे आप ऐड कर लीजिएगा। हम सबसे पहले फाउलर बनाम पैजेट की बात करते हैं। यह 1898 का केस है। इसमें जस्टिस हैं लॉर्ड केनन। और इसमें सिद्धांत क्या डेवलप किया गया? मेंसिरिया प्लस एक्टेसरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल लायबिलिटी। आप लिख सकते हैं इसको। इसी केस में सबसे पहले यह बात कही गई, अकेले मेंसिरिया अपराध का तत्व नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई कार्य भी जुड़ जाए तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी निर्धारित कर देती है। तो पहले केस में मेंसिरिया और एक्टेसरिया अगर वो दोनों क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करती हैं तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेंसिरिया एंड एक्टेसरिया इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। और ये बात कहां कही गई? फाउलर बनाम पैजेट। ये पहला केस हो गया। दूसरे नंबर पे आर वर्सेस प्रिंस का एक केस आया। आर वर्सेस प्रिंस का, इसके जस्टिस लॉर्ड ब्लैकबर्न थे, इन्होंने इसे डिसाइड किया था। अब दो महत्वपूर्ण केस हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। एक आर वर्सेस प्रिंस और दूसरा आर वर्सेस टाल्सन। आर वर्सेस टाल्सन। आर वर्सेस प्रिंस और आर वर्सेस टाल्सन, जिस तरीके से आप कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं और सिमिलर इंटेंशन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, और इसको समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण केस की चर्चा करनी होगी, वीरेंद्र कुमार घोष एंड महमूद शाह वर्सेस जिम्परर। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें मेंसिरिया को समझने की जरूरत है, मेंसिरिया के साथ क्रिमिनल लायबिलिटी को समझने की जरूरत है,
तो हमें दो एक केस को एक साथ देखना होगा, आर वर्सेस प्रिंस एंड आर वर्सेस टाल्सन। आपने कल भी लिखा था कि जब क्रिमिनल लायबिलिटी को हम क्लासिफाई करते हैं, दो प्रकार की लायबिलिटी निर्धारित होती है, एक मैलम प्रोहिबिटम और एक मैलम इनसे, लैटिन वर्ड है। मैलम प्रोहिबिटम से संबंधित कौन सा केस है? आर वर्सेस टाल्सन। और मैलम इनसे से आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, अगर आप इसके फैक्ट को देखें, हमें उम्मीद है कि शायद आपको याद होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में इसकी समरी बताता हूं। आर वर्सेस प्रिंस में एक लड़का होता है, वो एक लड़की से शादी करता है, म्यूचुअल कंसेंट से शादी करता है, यहां तक कोई विवाद नहीं है। आफ्टर मैरिज लड़की के पिता ने ऑब्जेक्शन किया, न्यायालय से प्रार्थना की कि इसने मेरी लड़की को बहला फुसला करके शादी किया, ये वैध शादी नहीं है। और ये कहा कि जो एज है, कॉम्पिटेंट एज, वो मेरी लड़की ने अटेंड नहीं किया था, यानी जो शादी की उम्र है उस उम्र से अभी वो छोटी है, इसलिए ये वैध शादी नहीं है और वो दोषी होना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। प्रिंस का बचाव था कि हमने कोई अपराध नहीं किया, ना मेरा मन कोई दूषित है, ना मेरे मन में कोई दुर्भावना है, हम एक दूसरे को जानते हैं, पहले से जानते हैं, हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इसलिए हमने शादी कर ली। दूसरी बात ये कि अगर हम इस उम्र की बात को देखें तो लड़की का जो फिजिक है, जो उसकी शारीरिक बनावट है, वो इस तरीके से है कि उसे देख करके कोई भी कम उम्र को आंक नहीं पाएगा, कम उम्र को अंदाज नहीं पाएगा। उसकी डील डॉल से ऐसा लगता था कि शायद उसने शादी की उम्र को अटेंड कर लिया है, वो उम्र में ज्यादा है। और लड़के ने यह भी कहा कि अगर मुझे ये बात पता होती कि ये अभी कम उम्र की है तो निश्चित रूप से मैं उस उम्र को अटेंड करने तक वेट कर लेता, मेरे मन में कोई दुराशय नहीं था, इसलिए मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटेरिया, अगर कोई कार्य दूषित आशय से ना किया गया हो तो उसके ऊपर आपराधिक दायित्व तो नहीं बनता। अब न्यायालय के सामने प्रश्न ये था कि लड़का तो ठीक बोल रहा है, लड़की की बनावट भी इस तरीके से है कि उसे लगता, देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि हाँ उसने एज को अटेंड कर लिया है, लेकिन सवाल था दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। लड़की की शारीरिक डील डॉल को देख करके उसने तथ्य की भूल की कि जो लॉ है कि कोई भी अगर अटेंड नहीं करता है एज को, जो विवाह की उम्र निर्धारित है, तो वो अनलॉफुल होगी। तो इसे मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाए क्योंकि विधि ने तो लॉ बना के रखा हुआ है, या लड़की की डील डॉल को देख करके मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाए। न्यायालय ने कहा इसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मान सकते, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, और मिस्टेक ऑफ लॉ में हम मेंसरिया को महत्व तो नहीं देंगे। लड़का दोषी ठहराया गया। मैलम इनसे इसी प्रकार से दूसरी कहानी आर वर्सेस टाल्सन की बनी। इसमें टाल्सन साहब अपने घर से निकले विदेश जाकर कमाने के लिए। वो जिस जहाज से जा रहे थे विदेश, उस जहाज के बारे में एक खबर आई, दुखद खबर, कि जहाज समुद्र में डूब गया है और उसमें सवार सभी व्यक्ति समुद्र में डूब गए, यानी जहाज भी डूब गया और जहाज के पैसेंजर भी डूब गए, ऐसी खबर आई।
वो खबर टाल्सन के परिवार तक भी पहुंची। मातम मच गया। टाल्सन को परिवार वालों ने मरा मान लिया। टाल्सन की कोई खबर नहीं आई। लेकिन सौभाग्य था कि जहाज तो डूबा था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया था, उसमें एक टाल्सन भी था। और फिर टाल्सन वापस ना आकर के अपने उस गंतव्य स्थान की ओर चला गया था जहां वो जाना चाहता था। इधर टाल्सन ने अपने जीवित होने की कोई खबर नहीं दी और मृत्यु की खबर एक दूसरे स्रोत से आ चुकी थी। परिवार ने उपधारणा किया कि वो मर गया है और एक निश्चित अंतराल के बाद टाल्सन की पत्नी ने सेकंड मैरिज कर ली, विवाह कर लिया। विवाह होने के बाद टाल्सन वापस आया। वापस आने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया। वो इस विवाह को चैलेंज करता है और विवाह करने वाले पक्षकारों को विवाह के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करता है। पत्नी ने बचाव लिया या उसके सेकंड हस्बैंड ने भी बचाव लिया, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। हमने आपको जीवित जानते हुए शादी नहीं की। हमारे पास जो खबर आई थी वो आपके मरने की खबर आई थी, सब जहाज के डूबने की खबर आई थी, और इतने दिनों तक आपने भी किसी प्रकार से आप अपने जीवित होने की सूचना नहीं दी। दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपके जीवित होने की या मृत्यु होने के बारे में जो धारणा थी उसमें चूक हुई, और जो परिस्थितियां थी वो निश्चित रूप से आपके मृत्यु होने के लिए पुष्ट करती थी। इसलिए हमने जो शादी की वो आपको मृतक मान करके शादी की, जीवित मान के शादी नहीं की। इसलिए मेरा कोई दोष नहीं। न्यायालय के सामने दो विचारणीय प्रश्न कि इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाए या मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाए। न्यायालय ने तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यहां मेंसरिया का सहारा देते हुए उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बचा दिया और आर वर्सेस टाल्सन में कहा कि उन्होंने कोई भी द्विविवाह का अपराध नहीं किया है। जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां प्रमाण दे रही हैं, उसमें कोई भी एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति टाल्सन को मृतक ही मानता और इतने अंतरालों के बाद शायद वो भी कोई रीमैरिज कर लेता। तो ये पहला महत्वपूर्ण केस फाउलर बनाम पेजेंट, जिसमें ये बात कही गई कि मेंसरिया एंड एक्टेसरिया इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। आर वर्सेस प्रिंस, जिसमें ये बात कही गई कि मिस्टेक ऑफ लॉ में मेंसरिया का कोई रोल नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप लॉ के फर्दरेंस में कोई कार्य करते हैं तो वहां पे मेंसरिया आपको बचाएगी नहीं। नो मेंसरिया, फिर भी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी। दूसरी स्थिति आर वर्सेस टाल्सन, वो भी इसी से संबंधित जुड़ा केस है, क्योंकि दोनों ही है, फैक्टम प्रोहेप्टम और मैलम प्रोहेप्टम एंड मैलम इनसे। एक तीसरा और महत्वपूर्ण केस है सिराज बनाम डी रूटजन। यह भी 1895 का केस है। जस्टिस राइट। अब अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, ये दो रूपों में जाना जाता है, दो रूप में जाना जाता है और दोनों रूप में इसका सवाल पूछा जाता है। पहला रूप क्या है इसका? सिराज बनाम डी रूटजन में जस्टिस राइट ने एक्सेप्शन ऑफ मेंसरिया का उल्लेख किया है, यानी दुराशय के अपवाद का उल्लेख किया है, यानी यह केस दुराशय के एक्सेप्शन के रूप में जाना जाता है। दूसरी स्थिति, इसी केस में नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज रीजन टू बिलीव, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर यह सवाल आपसे पूछ लिया गया कि मेंसरिया तक ये सीमित नहीं है, अब रीजन टू बिलीव कहां पे है? आईपीसी की धारा 26 में।
विश्वास करने का कारण। तो जब रीजन टू बिलीव की बात आई और नॉलेज की बात आई, तो नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश इसी केस में की गई। और जब हम आपको मानव वध और हत्या पढ़ाएंगे 299 और 300, तब मैं आपको बताऊंगा कि रीजन टू बिलीव का कितना बड़ा रोल होता है। तो पहला केस क्या हुआ? फाउलर पेजेट, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टाल्सन, सेराज बनाम डी रूटिजन। ये चार महत्वपूर्ण लीडिंग केस हो गए। फाउलर बनाम पेजेट में मेंसिरिया और एक्टेसिरिया को एसेंशियल एलिमेंट के रूप में घोषित किया गया। आर वर्सेस प्रिंस में मिस्टेक ऑफ लॉ को मेंसिरिया से अलग करके देखा गया। आर वर्सेस टाल्सन में मैलम प्रोहेप्टम के सिद्धांत को मान्यता दी गई। सेराज बनाम डी रूटजन में दो बातें आई। ये मेंसिरिया के एक्सेप्शन के रूप में जाना जाता है, और दूसरा नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव के मामले में डिफरेंशिएट किया गया। अब एक पांचवा केस है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2003 सुप्रीम कोर्ट। ओम प्रकाश साहब का केस है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2003 एससी। दो बात आई। अक्सर हम इंटेंशन की बात करते हैं और मोटिव की बात करते हैं। इंटेंशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड मोटिव इज द नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ये बात कही गई है। आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं। अगर हम इसको ये पूछ बैठे कि क्या मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व है, आप कहेंगे नहीं। ये बात कहां कही गई? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटिव इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। मोटिव इज नो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है एंड इज नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन। दोनों बातें कह दी। ना तो ये अपराध का आवश्यक तत्व है और ना ही किसी अपराध को कन्विक्ट करने के लिए यह आवश्यक है। मोटिव इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन। ये बात ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2003 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही। Motive is not essential element ऑफ क्राइम, हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। जी ठीक है सर। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा कठिन करके पूछ लें, एक तो मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसको दूसरा सा थोड़ा कठिन करके पूछूं कि क्या मोटिव का जो फैक्ट है वो रिलेवेंट है, सुसंगत है, तो इसका उत्तर मिलता है हां, सुसंगत है। कहां पे? अब इसके लिए आपको जाना होगा एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 को अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है प्रसंग, हेतु या परिणाम को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत है। धारा 7 क्या कहती है?
सॉरी, प्रसंग हेतु या परिणाम को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत है, धारा 7। और 8 में है हेतु या तैयारी या पूर्व या पश्चातवर्ती आचरण को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत है। हेतु और हेतु दोनों को सेक्शन 7 और 8 मिला के दिया जाए, माने मोटिव एंड कॉज, हेतु कारण, मोटिव उद्देश्य, दोनों ही अंडर सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेवेंट है। लेकिन जब इसी आधार पे क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करने की बात आती है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया, मोटिव इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन। जो कुछ बचा खुचा था, एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस हुआ यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट। अब इन दोनों केस को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। एक स्तर पे जहां पे ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में यह कहा गया कि मोटिव इज द नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड इज नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन, वहीं दूसरी जगह यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो इंटेंशन और मोटिव है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया गया। अब हमें आपको यह समझना है कि अगर हम आपसे पूछें, कमीशन आपसे पूछे कि मोटिव इज द नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम कहां कहा गया है, तब ओम प्रकाश का नाम आ जाएगा। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, तो यूनुस साहब का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ही केस जब भी आप देखिएगा एक साथ पढ़िएगा। ओम प्रकाश के मामले में ये बताया गया कि इसेंशियल एलिमेंट नहीं है और ना ही ये दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, और यूनुस के मामले में बात कह दी गई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, माने इसमें इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंशिएट किया गया। जिस लॉ की बात मैं कर रहा हूं, जो आर वर्सेस प्रिंस ने बात कही थी बहुत पहले मैलामिन से, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, वो इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश कानून था। उसी से संबंधित भारत का जो पहला केस था वो भी बहुत महत्वपूर्ण केस है, उसका नाम है मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या नाम है? मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सर मेयर हंस जॉर्ज, मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी न्यायालय ने कहा कि मिस्टेक ऑफ लॉ को हम किसी भी कारण आधार पर क्षम्य नहीं करेंगे, यहां पे दुराशय को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो फाउलर बनाम पैजेट 1, आर वर्सेस प्रिंस 2, आर वर्सेस टाल्सन 3, सेराज बनाम डी रूटजन 4, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 5, यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 6 एंड मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मेंसरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं जिनमें कोई न कोई एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। इसको आप नोटिस में रखिएगा, जहां कहीं पे लिख रहे होंगे उसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारे आपके कंपटीशन में काम आएगा। अब हम आगे चल के आपको एलिमेंट ऑफ क्राइम की चर्चा करते हैं।